आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम लोगों ने पैथोमा के लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे, तो मैं आपको पैथोमा की डेफिनेशन सबसे पहले बता देती हूँ। ये हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल स्पीशीज़ होती हैं। ये आप लोग सिंपल कह सकते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनको कोई चीज़ चाहिए होती है जो इनके साथ पेयर करके फिर अपना वर्क करे, ठीक है। पहली बात की सिंपल ऑर्बिट में एक बात याद रखें, ऑर्बिट में सबसे ऊपर आउटर लेयर में इसके आउटर में प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये केमिकल स्पीशीज़ होती है, ठीक है, और इनको अपने साथ कोई चीज़ चाहिए होती है जिससे वो बॉन्ड करके कर सके, वर्क कर सके। तो ये हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अब हमें क्या होता है कि इन फ्री रेडिकल इंजरीज़ को काम करने के लिए भी तो कुछ फिनोमेनास चाहिए होंगे, कुछ प्रोसेसेस चाहिए होंगे। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल होते हैं प्लस पैथोलॉजिकल होते हैं। फिजियोलॉजिकल का मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मली भी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हर टाइम पैथोलॉजी की तरफ ही जाए। ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, लाइक मतलब नॉर्मल भी हो सकते हैं बॉडी में। अच्छा, अब जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक सेल है, इसका ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके माइटोकॉन्ड्रिया के मैंने इनर लेयर में आपको बताया था कि एक जैसे हमने कल पढ़ा था, आउटर लेयर में BCl2 होता है, इनर लेयर में हमारे पास बैक्स होता है और साइटोक्रोम C होता है। तो अभी यहाँ पे हमने बैक्स और BSL2 का कोई काम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा है साइटोक्रोम C, इसका में रोल है यहाँ पे। अब इस साइटोक्रोम C ने क्या करना है, इस साइटोक्रोम C का काम होता है कि ऑक्सीजन से ATP बनाता है इसके अंदर, इसे एनर्जी हाउस बोलते हैं ना। तो एनर्जी हाउस में यहाँ पे हमारे पास ATP बनता है, तो वो साइटोक्रोम ऑक्सीजन से ATP बनाता है। अब वो बनाता कैसे है, ये हमारे पास, इसको भी कैंसिल कर दें, ये हमारे पास वो ऑर्बिट है, ये हमारे पास सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये हमारे पास वो पड़े हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अब ये कि साइटोक्रोम C क्या करेगा, ये साइटोक्रोम C इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के ऑक्सीजन के पास ले आएगा, ये ऑक्सीजन को पकड़ के इलेक्ट्रॉन्स के पास ले आएगा, ठीक है। ये जब इसके साथ बाइंड होंगे, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन जाके ATP बनाएगा। सिंपल सी बात है कि साइटोक्रोम C ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। जब साइटोक्रोम C ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स देगा, वो इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन जाके एक अपने वो बनाएंगे, ATP बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। अब ऑक्सीजन साइटोक्रोम C का ये सारा काम ख़त्म हो गया। अब लेट्स सपोज साइटोक्रोम C का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं ऐसे करती हूँ कि मैं ये एक ऑक्सीजन है मेरे पास, ठीक है। ऑक्सीजन को मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स देती हूँ, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देने किसने हैं, लेकर कौन आएगा, साइटोक्रोम C। ये साइटोक्रोम C 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास लेके आएगा, तो ये H2O वाटर बन जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल नहीं है, ये नॉर्मल हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये वाटर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्री रेडिकल फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। अब लेट्स सपोज ये साइटोक्रोम C ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा सुप्रा ऑक्साइड। अब यही ऑक्सीजन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब अगर यही इसको 3 देगा, तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्सिल, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्री रेडिकल है। ये जो 3 है ना, ऑक्सीजन हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, तीसरा सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोलाइज, और ये जो 3 है ना, ये हमारे पास फ्री रेडिकल इंजरी है। लेकिन जब साइटोक्रोम ने 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए ऑक्सीजन को, तो वो हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजी है, क्योंकि उसमें हमारे पास हमारी बॉडी के लिए एक बड़े यूजफुल वाटर बना है, हमारी बॉडी कंटेन है उस पर, ठीक है, हमारी बॉडी की कंसिस्टेंसी। ये तो हमने पढ़ लिया फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैथोलॉजिकल। अब पैथोलॉजिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजिकल में सबसे पहले हमारे पास चीज़ आ जाती है रेडिएशन, आयनाइजेशन रेडिएशंस। आयनाइजेशन रेडिएशंस में क्या होता है कि जब हम लोग एक्सरे करवाते हैं, CT स्कैन्स करवाते हैं, MRI करवाते हैं, तो वो जो रेडिएशंस होती हैं वो हमारी बॉडी में जाती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जाके फ्री रेडिकल सेल्स बनाती हैं, जिसकी वजह से आगे फ्री रेडिकल इंजरी होती है। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास इन्फ्लेमेशन। हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होती है, हम उस इन्फ्लेमेशन को जल्दी ट्रीट नहीं करते हैं, तो वो आगे जाके क्या करती है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल सेल्स बनाती है, जिससे आगे इंजरी हो जाती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास चीज़ आती है
मेटल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से 2 मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं? कॉपर प्लस आयरन। जीआईटी में आप 2 डिजीज़ पढ़ेंगे, जिसमें एक है हीमोक्रोमेटोसिस और एक है विल्सन डिजीज़। अब हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है, हमारे पास आयरन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में, और कॉपर की अमाउंट विल्सन डिजीज़ में होती है। ये क्या करते हैं, ये जाके बॉडी में आपके पास आयरन की अमाउंट ज़्यादा करते हैं, विल्सन डिजीज़ में कॉपर की अमाउंट ज़्यादा आएगी, वो जाके फिर हमारे सेल्स के साथ बाइंड करेंगे, ये सारे हमारे टॉक्सिन हमारे ब्रेन में जाएंगे, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके डैमेज करेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल सेल्स बनेंगे, वो आगे हमारी बॉडी के फंक्शंस को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसकी वजह से फिर हमारे पास सेल की इंजरी होगी और सेल डेथ की तरफ जाएगा। हमारे पास फोर्थ पे आता है ड्रग। वो ड्रग कौन सा है? एसिटोमायोफिन। एसिटोमायोफिन क्या होता है? असल में ना ये लिवर को डैमेज करता है, ये लिवर डैमेज रिलेटेड डिजीज़ है। अब ये लिवर को डैमेज करेगा, अब क्या होगा कि हमारे लिवर में एक एंजाइम होता है P450। अब ये जाके हमारे पास इसको एक्टिवेट करेगा, जब इसको मेटाबोलाइज करेगा तो वहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल सेल्स बनेंगे, जो आके हमारे लिवर को डैमेज करेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल इंजरी करवाएंगे हमारे लिवर में, और इसकी वजह से फिर हमारा लिवर डैमेज होगा, सेल डेथ की वजह से जाएंगे। तभी कहते हैं एसिटोमायोफिन हमारा लिवर डैमेज करवाता है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमारा लिवर डैमेज है। ठीक है, ये हमारे पास पैथोलॉजिकल होगी। पीछे हमने फिजियोलॉजिकल पढ़ी, हमने ये बेसिक चीज़ें पढ़ी कि क्या क्या मेन फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हमने इसका पढ़ना है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, कि किस मैकेनिज़्म के थ्रू ये जाके फिजियोलॉजिकल और रेडिएशनल काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज़्म पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हम लोग इसका मैकेनिज़्म पढ़े थे, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो सुप्रा हम लोगों ने पढ़ा था, सुप्रा ऑक्साइड होती है, ठीक है, OH। ठीक है, अब ये क्या करती है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे लिपिड्स पड़े होते हैं। अब ये जो सुप्रा ऑक्सीडेज है, हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज है, और ये जितने भी फ्री रेडिकल्स मैंने अभी पीछे 3 आपको पढ़ाए थे, ये क्या करेंगे, ये जाके लिपिड्स के ऊपर बैठ जाएंगे और उसकी ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ठीक है, लिपिड्स के ऊपर बैठ जाएंगे, उसको कैच कर लेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, लिपिड्स को ऑक्सीडाइज कर देंगे ये लोग। ठीक है, तो इस तरह हमारा जब ये होगा तो हमारे सेल की इंजरी हो जाएगी। दूसरा, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये जाके क्या करते हैं, ये जाके हमारे जो हमारे सेल का DNA होता है, हमारी प्रोटीन्स होती हैं, इन सब पे भी जाके अटैक करते हैं और उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल इंजरी होती है, और अगर उसे ट्रीट ना किया जाए तो सेल डेथ की तरफ चले जाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं। हमें फ्री रेडिकल्स को अपनी बॉडी से एलिमिनेट करना ही करना होता है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एलिमिनेशन का सिस्टम भी रखा हुआ है। ये जो फ्री रेडिकल है, ये हमारी बॉडी में के थ्रू एलिमिनेट होते हैं, तो उसमें हमारे पास 3-4 चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ। अब हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले एलिमिनेशन थ्रू बॉडी। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारी बॉडी में मैकेनिज़्म होता है, कि जैसे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, जैसे वो बना कैसे, उसने मतलब डिस्ट्रॉय कैसे किया। उसके बाद हमारे लिए अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो हमारी बॉडी से खुद ब खुद इसे एलिमिनेट कर देती हैं, या हमें एक्सटर्नल लेके वो चीज़ हम लोग उसको ठीक कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स में हमारे पास क्या आते हैं, विटामिन C आ जाता है, विटामिन A लेते हैं हम लोग, विटामिन E लेते हैं। अब कोई भी आपसे पूछे कि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का क्या मकसद होता है, विटामिन A, C, E हम क्यों लेते हैं, तो आपने उसको बहुत इजीली आंसर कर लेना है कि यार एंटीऑक्सीडेंट हम लोग इसके लिए लेते हैं कि हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल सेल्स बन रहे हैं, हम उनको डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। तभी तो इनका नाम आप खुद देखें ना, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हमारी बॉडी में, ये जो फ्री रेडिकल सेल है ये बन कैसे रही है, पहला प्रोसेस थी ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन था। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स की लेने की वजह से हमारी बॉडी से ये एलिमिनेट हो जाते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है, हमारी अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स रखी होती हैं, जिनको कहते हैं मेटल कैरिंग प्रोटीन्स। ये मेटल कैरिंग प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये हमारे जो बॉडी में, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, आयरन जो कि हमारे पास हीमेटोक्रोमेटोसिस में होती है, कॉपर हमारे पास विल्सन डिजीज़ में होती है, इनको ना ये
पकड़ के रखती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे बॉडी में एंजाइम्स होती हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं सीरोप्लाज्मिक, कॉपर को हम सीरोप्लाज्मिक कहते हैं, आयरन को हम ट्रांसफेरिक कहते हैं, ट्रांसफेरिन। ये हमारे पास दो एंजाइम्स होती हैं, दो प्रोटीन्स होती हैं, आयरन के लिए ट्रांसफेरिन और कॉपर के लिए सीरोप्लाज्मिक। फोर्थ चीज़ हमारे पास आ जाती है और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाइम्स। एंजाइम्स के लिए पहले तो यहाँ पे ना हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। O2 माइनस H2O OH। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास सुपर ऑक्साइड बनेगा। अब इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन को, हमारे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। हम अगर उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो हमारे पास हाइड्रोलेज बन जाएगा, हाइड्रोक्सिलेज बन जाएगा, सॉरी। अब इसी तरह अल्लाह ताला ने फिर इनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास हमें 3 एंजाइम्स दिए हैं। ये फ्री रेडिकल्स हैं, O2 H2 O2 OH नेगेटिव। ये हमारे पास 3 फ्री रेडिकल्स हैं। इनके लिए स्पेसिफिक अल्लाह ताला ने खुद एंजाइम्स दिए हैं, पर एक रेडिकल हमें एक मिला हुआ है, हमें एक एंजाइम मिला हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला एंजाइम आता है वो है सुप्रा ऑक्सीडेज डिस्मिटेज। सुप्रा ऑक्सीडेज डिस्मिटेज ये हमारे पास प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसने इसको पकड़ के डिस्ट्रॉय करना होता है, सुप्रा ऑक्सीडेज को डिस्ट्रॉय करना होता है। सुप्रा ऑक्सीडेज डिस्मिटेज ने आके ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसको ख़त्म करना होता है, सुप्रा ऑक्सीडेज को। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है, दूसरा हमारे पास है ग्लूटाथायोन। इसने क्या करना होता है, ये भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ये दूसरा एंजाइम है। इसने H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को पकड़ के किल करना होता है। ग्लूटाथायोन का क्या काम होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसने हाइड्रोजन परऑक्साइड को ख़त्म करना है। हमारे पास सुपर ऑक्सीडेज, जो सुपर ऑक्सीडेज डिस्मिटेज था, उसने क्या करना था, हमारे पास सुपर ऑक्सीडेज को खाना था, ठीक है, मतलब किल करना था। तीसरा हमारे पास है कैटालेज ने क्या करना है, हमारे पास हाइड्रोक्सिलेज जो था उसको खाना है। ये कटर है, ठीक है, इसको कह सकते हैं, इसने ये कट करेगा, जाके खा लेगा हमारे पास इसको। तो इस तरह अल्लाह ताला ने 3 अगर फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनवाए हैं, तो उसके साथ हमें एंजाइम्स भी तीनों 3 दिए हैं ताकि वो उसको जाके आराम से किल कर सके। हमारे पास, मैं आपको फिर बता देती हूँ, हमारे पास इसको किल करने के लिए, ए को किल करने के लिए सुपर ऑक्सीडेज डिस्मिटेज है। हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइडेज के लिए हमारे पास ग्लूटाथायोन है। हमारे पास हाइड्रोक्सिलेज को ख़त्म करने के लिए कैटालेज है, सॉरी। अब ये होता किस में प्रेजेंट है, ये पेरियोक्सोम में प्रेजेंट होता है, पेरोक्सीजोम में, ठीक है। हमारे पास ये पेरोक्सीजोम में प्रेजेंट होता है और वो 2 हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो हम लोगों ने एक सारा बेसिक पढ़ लिया, ये बहुत बेसिक चीज़ें थी ये सारी। इसमें आपने मैकेनिज़्म पढ़ लिया, एलिमिनेशन पढ़ लिया, एंजाइम्स किसके थ्रू होती है, प्रोटीन कौन कौन सी आती है। 2 मेटल कैरिंग प्रोटीन्स हैं हमारे पास जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी, एक थी सीरोप्लाज्मिक और एक दूसरी थी ट्रांसफेरिन आयरन के लिए थी और दूसरी कॉपर के लिए थी। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ लिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। अब हमारे पास ना कुछ और भी हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वो कौन से फ्री रेडिकल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक दो हैं, वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। मैं आपको एग्जांपल पढ़ा रही थी कि हमारे पास कुछ और भी बहुत मेजर चीज़ें हैं जो कि हमारे पास फ्री रेडिकल इंजरी करवाते हैं। वो है CCl4 कार्बन, वो हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये क्या होता है, ये मोस्टली वहाँ पे होता है इंडस्ट्रीज़ में प्रेजेंट होता है, और ये वहाँ पे होता है जो ड्राई क्लीनर्स इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जब जैसे हम ड्राई क्लीनर इंडस्ट्रीज़ में कपड़े ड्राई होने के लिए देते हैं, और इस तरह डिफरेंट ब्लैंकेट्स वगैरह, वो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो पर्सन काम करते हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है CCl4 से, ठीक है, तो वो उनकी बॉडी में इंटर हो जाता है और CCl3 की फॉर्म में इंटर होता है उनकी बॉडी में जाके। जब उनकी बॉडी में जाके इंटर होता है तो वो वहाँ जाके क्या करता है, वो वहाँ जाके आपके लिवर को ख़राब करता है।
लिवर को डैमेज करता है। लिवर में हमारे पास बहुत सी प्रोटीन्स होती हैं, वो जाके उन प्रोटीन्स को डैमेज करता है। अब लिवर पे हमारे पास एक प्रोटीन है एपोलाइपोप्रोटीन। एपोलाइपोप्रोटीन का क्या काम होता है, ये हमारे लिवर में प्रेजेंट होता है। इसने लिपिड को होल्ड करके रखना होता है, लिपिड को पकड़ के रखना होता है। अगर ये हमारे पास लिपिड को पकड़ के ना रखे, ठीक है, तो क्या होगा, फैट बनता रहेगा, अकुमुलेट होता रहेगा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। CCl3 जाके क्या करेगा, एपोलाइपो हमारे पास जो है प्रोटीन उसको डैमेज कर देगा, तो लिपिड आउट ऑफ कंट्रोल होगा, हमारे लिवर पर फैट बनता जाएगा, जिसकी वजह से हमारा लिवर पे फैट अकुमुलेशन हो जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं मोस्टली फैटी लिवर है इसका, ठीक है। तो इस तरह फिर वहाँ पे ये फ्री रेडिकल इंजरी करवाएगा, हमारा इंजर हो जाएगा हमारा सेल, हमारे लिवर के सेल, जिसकी वजह से हमारा लिवर डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हमारी एग्जाम्पल है रीपरफिकेशन इंजरी। ये ज़रा समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, ये हमारे पास एक हम कह देते हैं कॉर्नरी आर्टरी है, इधर हमारे पास थ्रोम्बस हुआ है, ये हमारे पास ब्लड है, ये हमारे पास हार्ट है। अब क्या होगा, यहाँ पे तो हमारे पास ब्लड फ्लो रुका हुआ है क्योंकि आगे थ्रोम्बस है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जा रहा। मैं इस पेशेंट को एमरजेंसी में लेके आएंगे हॉस्पिटल, ठीक है। जैसे ये एमरजेंसी में आया, मैंने फ़ौरन चाहा है कि मैं यार इसका ये जो डेड हो गया, मैं फ़ौरन से उसको ब्लड सप्लाई करूं ताकि इसका हार्ट वर्क करना शुरू हो, लेकिन ऑलरेडी वो चीज़ डेड हो चुकी थी। अब क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो हार्ट होता है उसके अंदर स्टेम सेल्स नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं प्रोसेस करूँगी कैथराइजेशन करूँगी, मैं इस आर्टरी को परफेक्ट करूँगी, ब्लड फ्लो उधर जाएगा, हार्ट को ब्लड मिलेगा। मैंने तो अपनी तरफ से बड़ा अच्छा काम किया कि मैंने सोचा कि यार मैं कैथराइजेशन कर देती हूँ, ब्लड चला जाएगा और डैमेज टिश्यू परफेक्ट हो जाएगा, बट मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया, पर ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं था। मैंने थ्रोम्बस हटाया, ये हार्ट है, लेट्स सपोज इसका हमारे पास जो राइट आर्ट्रियम है ये ख़राब है, ठीक है। ये हमारे पास लेफ़्ट आर्ट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। यार ये तो ये चीज़ डेड है, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड जाएगा, ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन होगी। हमारे पास फ्री रेडिकल सेल इंजरी होती कैसी है, जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यहाँ पे जाके वो ऑक्सीजन एक्युमुलेट हो जाएगा, डेड स्पेस है, उसको कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन जाएगी, हमारा सेल का वो पार्ट डैमेज हो गया, उसको मैं कुछ भी कर लूँ, कोई भी तरीका लगा लूँ, वो कभी नहीं होगा क्योंकि उसमें स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स नहीं होते तो वो मैं जितनी कोशिश कर लूँ उस डेड पार्ट को ठीक नहीं कर सकती। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कहते हैं ना, जब बंदे का एक पार्ट हार्ट का एक चीज़ डैमेज होगी तो वो डैमेज होगी, ठीक है, उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक वॉल ख़राब हो गया हार्ट का तो वो हो गया ख़राब। अब ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जाएगा इसमें, वो वहाँ उसके एक ये जैसे आप राइट एट्रियम कर लें, ये यहाँ के एक्युमुलेट होता रहेगा, वहाँ पे ये जाके बनाएगा फ्री रेडिकल सेल्स। वो फ्री रेडिकल्स आके जाके हमारे सेल की इंजरी करवा देंगे, हमारे हार्ट को आहिस्ता आहिस्ता हमारा एक बेचारा पोर्शन जो ठीक था वो सारे ही ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि क्वेश्चन मोस्टली इस तरह आता है कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो इमरजेंसी में आपके पास हार्ट अटैक के थ्रू करने आया है, या फिर उसकी आर्टरी में थ्रोम्बस है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, तो हार्ट अटैक ही एक तरह से बन जाएगा, या किसी और वजह से टेंशन। मैंने कहा चलो मैं इसकी सडन कैथराइजेशन करती हूँ। कैथराइजेशन के बाद उस पेशेंट में डिफरेंट चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, मतलब चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं उसकी बॉडी में। हम नोट करते हैं कि फ्री रेडिकल सेल्स बन रहे हैं, तो वो किस वजह से बन रहे हैं, वो इस वजह से बन रहे हैं कि हम लोगों ने रीपरफ्यूजन की है, ठीक है, रीपरफ्यूजन किया है, ब्लड को दोबारा इंटर किया है, जबकि हमें नहीं करना चाहिए था। दिस इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट। जब हार्ट का एक पोर्शन हमेशा याद रखें, जब डैमेज हो गया, ठीक है, आप उस पर कोई थेरेपी ना करें उस एरिया में, स्पेशली आप रीपरफ्यूजन तो ना करें। रीपरफ्यूजन का मतलब होता है दोबारा ब्लड पहुंचाना, वो आप ना करें। वो इसलिए ना करें क्योंकि वो सेल ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन जाएगी तो वो हमारे पास फ्री रेडिकल इंजरी का टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। हमने आज फ्री रेडिकल में क्या पढ़ा, सबसे पहले आप ना इस तरह बनाया करें, एक चीज़ बनाया करें, मतलब एक प्रॉपर जिसे शेड्यूल कह लेते हैं, या फिर एक स्कीम बनाया करें। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ ली, उसके बाद हमने टाइप्स पढ़नी जिसमें फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल आया, उसके बाद हमने मैकेनिज़्म पढ़ा, उसके बाद एलिमिनेशन पढ़ ली हम लोगों ने, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एग्जांपल रहती थी जिसमें हम लोगों ने CCl4 पढ़ा, और ये रीपरफ्यूजन इंजरी पढ़ी, ठीक है, जिसकी मतलब दोबारा ब्लड देने की वजह से जो इंजरी हुई, ठीक है। एक तो ब्लड नहीं था तो इंजरी हो रही थी, एक दोबारा ब्लड देने की वजह से इंजरी हुई, ठीक है। और नेक्स्ट का इंशाल्लाह टॉपिक मैं आप लोगों का अपलोड कर दूँगी
कल इसी टाइम। और दूसरा ये कि अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में उसका आंसर दे दूँगी। आई नो पैथोमा थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है क्योंकि इसने नेक्स्ट आगे सिस्टम्स को लेके चलना है। हर जगह आपको फ्री रेडिकल इंजरी का पता चल रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों को समझ लें। मुझे पता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ कवर कर लूँ बहुत ईजी वर्ड्स में। तो फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। हैव अ नाइस डे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।